हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम ये बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी का टॉपिक ले रहे थे, पेलियोबॉटनी एंड फॉसिलाइजेशन। और उस कड़ी के अंदर हमने पेलियोबॉटनी क्या है, पेलियोबॉटनी के अंतर्गत फॉसिल्स क्या होते हैं और फॉसिल्स का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है और फॉसिल का निर्माण या फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस किन परिस्थितियों में होता है और फॉसिलाइजेशन के लिए प्लांट का किस स्थिति में होना जरूरी है जिससे कि उसका प्रॉपर फॉसिल बन सके। ये चीज़ें हम ले रहे थे और उसी कड़ी के अंदर हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम मेनली लेंगे फॉसिलाइजेशन के तहत कई प्रकार के फॉसिल्स बनते हैं या जीवाश्म बनते हैं। तो ये कौन कौन से जीवाश्म हैं, किस किस प्रकार के जीवाश्म हैं, इनको किस नामों से या किन नामों से जाना जाता है, इनको किस प्रकार से पहचाना जा सकता है कि ये इस प्रकार का फॉसिल है या इस प्रकार का जीवाश्म है। तो आइए इस वीडियो को देखिए। इस कड़ी के अंदर हम बात कर रहे हैं फॉसिलाइजेशन के समय बहुत सारे फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है। जो पेलियोबॉटनिस्ट हैं, इन पेलियोबॉटनिस्ट ने इन फॉसिल्स की स्टडी करके अलग अलग इनको नाम दिए गए हैं। जैसे एक फॉसिल है जिसे इम्प्रेशन कहा गया है, मुद्राश्म। ये फॉसिल ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम किसी की सील बनवा लेते हैं और उसका छापा कागज़ के ऊपर लग जाता है, उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। आगे सिर्फ ब्रीफ अकाउंट लेना हूँ मैं, आगे डिटेल आगे वाले पॉइंट्स में लेऊंगा मैं। देन सेकंड नंबर है संपीडाश्म या संपीड जीवाश्म, जिसे कंप्रेशन फॉसिल के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति के अंदर फॉसिल प्लांट का निर्माण फॉसिल के रूप में होता है, लेकिन जिस प्रकार का, जैसे गोल है तो गोल नहीं होगा, वो अवसादी चट्टानों के कारण से पिचक जाता है, कंप्रेस हो जाता है और कंप्रेस हो जाने पर उसकी जो आउटलाइन है या मॉर्फोलॉजी है वह कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाती है। दूसरा है परपटाश्म या इनक्रस्टेशन। ये इनक्रस्टेशन फॉसिल उस प्रकार का है जो परपटी के रूप में, लेयर के रूप में चट्टान के ऊपर पाया जाता है। ऐसे ही पेट्रीफिकेशन या अश्मीभूताश्म। अश्मीभूताश्म मीन्स पूरा का पूरा प्लांट या प्लांट पार्ट फॉसिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर उस प्लांट पार्ट का कोई अवशेष नहीं रहता है। जिस प्रकार का प्लांट पार्ट या जिस प्रकार की प्लांट बॉडी होती है वह कंप्लीटली फॉसिल या यूं कहिए रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे अश्मीभूताश्म या पेट्रीफिकेशंस के नाम से जानते हैं। ऐसे ही मम्मीफाइड प्लांट या मम्मीकृत प्लांट। मम्मीफाइड प्लांट्स या मम्मीफाइड फॉसिल्स को आप मिस्र के अंदर बनने वाली जो मम्मी हैं उनसे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि इन प्लांट पार्ट्स पर या इन जीवों के चारों तरफ एक खोल बन जाता है, आवरण बन जाता है, और उस आवरण के अंदर ये पूरा का पूरा प्लांट या प्लांट पार्ट या जीव ऐसे कैसे संरक्षित रहता है जब उसको तोड़ा जाता है, तो पूरा का पूरा मम्मी फॉर्म के अंदर मिलता है। हालांकि उसकी जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो डिजनरेट होते हैं, लेकिन उसका स्केलेटन वगैरह या जो भी हार्ड चीज़ें होती हैं वो एज इट इज़ दिखाई देती हैं। ऐसे कई फॉसिल्स होते हैं जिन्हें कोल बॉल्स के नाम से जानते हैं। कोल बॉल्स विशेष रूप से जो कोयले की खदानें होती हैं, और कोयले का निर्माण आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन कोयले का निर्माण जो एक तो जनरल हम कोयला काम में लेते हैं, जो बाहर जाते हैं और किसी कोयला बेचने वाले के पास में जाते हैं। जैसे आजकल आप सर्दियों के अंदर जा रहे होंगे और कोयला खरीद के ला रहे हैं, तो एक तो सीधा प्लांट को जला करके कोयला बनाया जाता है, और एक ऐसा कोयला होता है जो भट्टी के अंदर काम में लिया जाता है, जो काफ़ी हार्ड होता है, जिसे हथौड़े से तोड़ा जाता है, और ये खदान होती है कोयले की। और ये जो कोयला होता है ये बेसिकली पुरा काल के अंदर या प्राचीन काल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर या प्लांट मैटर या जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दबे रह गए, उनका कंप्लीटली डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया, उनका पार्शियल डिकम्पोजिशन हो गया, और पार्शियल डिकम्पोजिशन होकर के उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, और वह ऑर्गेनिक मैटर स्टोन के रूप में कन्वर्ट हो गया है।
उस स्टोन को तोड़ा जाता है और जब जलाया जाता है तो उससे एनर्जी निकलती है। तो इन कोल बॉल्स के अंदर कुछ प्लांट्स के प्लांट पार्ट्स के अवशेष भी मिलते हैं, जैसे कई प्लांट्स के सीड्स भी मिल सकते हैं, कई प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स भी मिल सकते हैं, या और कोई पार्ट्स भी मिल सकते हैं, कुछ जीवों के अवशेष भी मिल सकते हैं। तो ऐसे कोल बॉल्स के अंदर मिलने वाले फॉसिल्स होते हैं। ऐसे ही अंबर नाम का फॉसिल, ये इस प्रकार का फॉसिल है जो काफ़ी पहले, विशेष रूप से जिम्नोस्पर्म के अंदर आपने पाइनस का नाम सुना होगा, या जिम्नोस्पर्म के अंदर रेजिन यील्डिंग करने वाले प्लांट्स का नाम सुना होगा। पहले ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो आज प्लांट्स हैं जहाँ पर एंजियोस्पर्म की बहुतायता है, उस प्रकार की बहुतायता पहले एंजियोस्पर्म की न होकर के जिम्नोस्पर्म्स की होती थी, और जिम्नोस्पर्म्स से रेजिन यील्ड होता था, और वह रेजिन इतना ज़्यादा यील्ड होता था कि पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर इन्हीं प्लांट्स का बाहुल्य था, और वो रेजिन पृथ्वी के ऊपर या धरातल के ऊपर फैल जाता था, और ऐसे फैल जाता था बेहद मात्रा के अंदर। और उसी स्थिति के अंदर किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई और वो रेजिन जमीन के अंदर दब गया और उसका फॉसिलाइजेशन हो गया। और ये जो फॉसिलाइजेशन के रूप में जो रेजिन मिलता है उसे अंबर के नाम से जाना जाता है। और ये जो अंबर है इसे कई प्रकार के ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के अंदर, कुछ चीज़ों को चिपकाने के लिए भी काम में लेते हैं। और कुछ ऐसे फॉसिल्स होते हैं जो कूट जीवाश्म के नाम से जाने जाते हैं, या आभासी जीवाश्म के नाम से, या स्यूडो फॉसिल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये ऐसे जीवाश्म होते हैं जो ऐसा लगता है किसी न किसी प्लांट या प्लांट पार्ट की या जीव के अवशेष दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये अवशेष नहीं होते हैं, ये सिर्फ भ्रम उत्पन्न करते हैं कि ये फॉसिल का पार्ट है या किसी जीव के अवशेष का पार्ट है, और ये उन जीव की संरचना से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। एक्चुअली फॉसिल्स नहीं होते हैं, लेकिन फॉसिल होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के जीवाश्म हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनकी डिटेल्ड हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्रेशन की या मुद्राश्म की। ये जैसे इम्प्रेशन फॉसिल है या मुद्राश्म जीवाश्म है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने बात की कि कोई स्टाम्प पैड बना लेते हैं और वो कागज़ के ऊपर ऐसे छाप देते हैं तो उसका इम्प्रेशन आ जाता है। ये भी ठीक इसी प्रकार का जीवाश्म है। जब फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी, उस समय जब फॉसिलाइजेशन हो रहा था तब वह रॉक नहीं थी, वह एक गीली मिट्टी के रूप में थी, और उस स्थिति के अंदर इस प्रकार के प्लांट का पार्ट या प्लांट का जो सरफेस है वह सरफेस गीली मिट्टी से चिपक गया, और चिपक करके उसका निशान इसके ऊपर रह गया, और उस गीली मिट्टी का फॉसिलाइजेशन हो गया। और ऐसी स्थिति में इस फॉसिल के ऊपर उस प्लांट पार्ट का या उस जीव का किसी प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता है, लेकिन उसकी छाप दिखाई देती है या उसका इम्प्रेशन दिखाई देता है। और ये जो छाप है हमेशा गहरे रंग की वह स्थायी होती है। इस प्रकार की स्थितियां, जैसे पत्तियां हैं ये सेमी लिक्विड धरातल पर गिरती हैं तो उस समय उस सेमी लिक्विड धरातल के ऊपर उस पत्ती के इम्प्रेशन से उसके ऊपर रह जाते हैं और उसका फॉसिलाइजेशन हो जाता है। इस प्रकार का जब फॉसिलाइजेशन होता है तो विशेष रूप से पत्तियों की स्थिति के अंदर, पत्तियों का जब फॉसिलाइजेशन होता है और इस छाप के अंदर उस पत्ती के ऊपर या तना के जो निशान होते हैं या पुष्प के होते हैं उस के बाहर किस प्रकार की फीचर्स हैं, जैसे हेयर्स हैं या स्टोमेटा हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी हम कर सकते हैं और उनके निशान दिखाई देख सकते हैं कि जैसे वेनेशन पत्ती के अंदर किस प्रकार का पाया जाता है, उसके ऊपर रोम किस प्रकार के पाए जाते हैं या रंध्र किस प्रकार के पाए जाते हैं, उनके इम्प्रेशंस उसके ऊपर आ जाते हैं। ऐसे ही दूसरी प्रकार का जीवाश्म है जिसे कंप्रेशन के नाम से जानते हैं या संपीडाश्म या संपीड जीवाश्म के नाम से जानते हैं। ये सामान्य प्रकार का जीवाश्म है और ऐसे सामान्य प्रकार का जो जीवाश्म होता है, इस जीवाश्म का जो निर्माण होता है किसी भी
उस प्लांट या उसके किसी भी अंग का सेडिमेंट से दबने से हुआ होता है, जो हमने पहले बात की है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, दाब पड़ जाता है, जिससे उसकी एक्चुअल शेप नहीं रह पाती है, वो चपटे हो जाते हैं और ये एक कार्बनिक परत के रूप में, जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो जीवाश्म होते हैं ये मुद्राश्म के केवल कुछ भाग होते हैं, और यदि इस प्रकार के संपीड़ित जो पादप अंग होते हैं ये पतले और चपटे होते हैं, जैसे पत्तियां इस प्रकार के जीवाश्म के रूप में दिखाई देती हैं, उस स्थिति के अंदर पत्तियों के आकार के अंदर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, और आप इसे कह सकते हैं एक क्ले मॉड्यूल कह सकते हैं कि क्ले या चिकनी मिट्टी का एक मॉड्यूल है जो संपीड़ाश्म जीवाश्म का उदाहरण है, जिसके अंदर ये संरचना पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और ऐसे मॉड्यूल को खोलने पर उसके ऊपर कार्बनिक के जो अवशेष होते हैं ये अच्छी अवस्था के अंदर दिखाई देते हैं। और इनकी विशेषता होती है कि इनके ऊपर पतली कार्बनिक की परत मिलती है, और इनके ऊपर एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है उसकी स्टडी की जा सकती है। और इसी के साथ साथ में इनके अंदर कुछ दोष भी पाए जाते हैं या अवगुण भी पाए जाते हैं। ऐसे जो जीवाश्म होते हैं उनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम नहीं कर सकते हैं। ये जैसे संपीड़ाश्म जीवाश्म जो पिचके हुए रूप के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार के जीवाश्म हैं जिन्हें इनक्रस्टेशन या परपटाश्म के नाम से जानते हैं। ये जीवाश्म जैसे हमने बात की पहले कि ये प्लांट या उसके जो पार्ट होते हैं मिट्टी या कीचड़ के अंदर दब जाने से बनते हैं, और धीरे धीरे कीचड़ के अंदर जो प्लांट पार्ट होता है वह सड़ जाता है और अंत में खोखली स्ट्रक्चर बन जाती है, और एक तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में आप देख सकते हैं कि उसमें सिर्फ उसका जो प्लांट पार्ट होता है वो तो खोखला बच जाता है, और उसके चारों तरफ की जो स्ट्रक्चर होती है वह इसके ऊपर देखने को मिलती है, और ये एक तरह से सांचे के रूप में दिखाई देता है। और इसी कारण से इसे खोखली संरचना कठोर चट्टान के कारण से जमाव से भर जाती है और वो पत्थर के अंदर बदल जाती है। इस प्रकार के जो जीवाश्म होते हैं जैसे लाइकोपॉड स्टिग्मेरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, इसका परपाटाश्म का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार के जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उनके बाहर कार्बोनेट जैसे खनिज पदार्थों का अवक्षेपण हो जाता है। ये आप देख सकते हैं परपटाश्म या सांचे के रूप में इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो ऐसे कैसे पूरे के पूरे उसके अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। इनकी विशेषता है कि प्लांट पार्ट्स की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उनका हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। इनका दोष है कि इनमें भी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे चौथे प्रकार का जीवाश्म है जिसे अश्मीभूताश्म या पेट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के जीवाश्म काफ़ी रेयर होते हैं, दुर्लभ होते हैं, यानी कि ये बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये इनकी यदि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं या काफ़ी अच्छे होते हैं। इस प्रकार के जो जीवाश्म होते हैं उनके अंदर कार्बनिक उत्तक अकार्बनिक रूप या पत्थर के रूप में बदल जाता है। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर है इनऑर्गेनिक मैटर के रूप में या पत्थर के रूप में बदल जाता है। ऐसे जो जीवाश्म होते हैं उनके अंदर करीबन 20 प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कार्बोनेट है, सल्फेट सिलिकेट है, फॉस्फोट के इन्फिल्ट्रेशन से इनका निर्माण होता है, लवणों का घोल अंतःस्पंदन हो जाता है इनके अंदर, और इनके अंतःस्पंदन से सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फाइड आदि पदार्थ होते हैं जो उत्तकों के अंदर जमा हो जाते हैं, और अधिकांश कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मूल कोशिका भित्ति होती है वह शेष रह जाती है। इस प्रकार संपूर्ण जो संरचना होती है वह पत्थर की जैसे बन जाती है। प्राय इस प्रकार के जो जीवाश्म होते हैं ये तने के, टहनियों के, बीजाणुधानी के या बीजाणुओं के जो पार्ट्स होते हैं उनके पाए जाते हैं।
इनकी विशेषता होती है कि ये अध्ययन की दृष्टि से काफ़ी अच्छे होते हैं। इनसे प्लांट की बाहरी व आंतरिक संरचना की स्टडी कर सकते हैं और इनसे जीवाश्म का अंतःस्पंदन प्रक्रिया परिरक्षण होता है। जीवाश्म पादप का मूल स्वरूप बना रहता है और इनसे निर्मित पथरीले जो जीवाश्म होते हैं उनका सेक्शन काट करके भी स्टडी की जा सकती है। इन जीवाश्म के अंदर सेलुलोज और लिग्निन भी पाए जाते हैं। ऐसे 5 प्रकार के जीवाश्म जिनको हमने कॉल बॉल्स के नाम से जाना है, जो एनिमेट प्रकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं, गेंद की जैसे होते हैं, ये पेट्रिफाइड पादप अंग होते हैं। ये कोयले में पाए जाते हैं, जो हमने बात की है, जिनको कोल बॉल्स के नाम से जाना जाता है। इनका व्यास कुछ mm से लेकर के 1 मीटर तक होता है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कोल बॉल्स है और इस कोल बॉल्स के अंदर ये पाए जाने वाले अलग अलग फॉसिल्स इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। कोयले में अधिकांश जो जीवाश्म होते हैं वो इसी रूप के अंदर मिलते हैं और ज़्यादातर जो कोल बॉल्स होते हैं वो लोकलाइज्ड क्षेत्रों में मिलते हैं, यानी कि सब जगह नहीं मिलते हैं। इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स मिलते हैं, कभी कभी आयरन सल्फाइड भी मिलता है। ये पदार्थ कोयले में परिवर्तित होने से रोकते हैं। इनकी विशेषता है कि इनकी जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है उससे स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही मम्मीफाइड जीवाश्म या मम्मीकृत जीवाश्म, इस पर कई जो प्लांट पार्ट्स होते हैं काफ़ी लेदरी होते हैं, जैसे पत्तियां, और कई जो फल हैं या सीड हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, वो मम्मीकृत रूप के अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं। इन जीवाश्मों के अंदर रसायन इनफिल्ट्रेशन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। इनके जीवाश्म पादप का पादप अंग परस्पर दाब से बनते हैं, इसलिए इन जीवाश्म को कॉम्पैक्टेशन जीवाश्म भी कह सकते हैं या कह देते हैं। इसी प्रकार से 7वां जीवाश्म है जिन्हें अंबर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने बात की, जिम्नोस्पर्म या कॉनिफरस जो प्लांट्स होते हैं उनका रीजन अंबर के नाम से जाना जाता है। ये जो प्लांट पार्ट्स के क्षतिग्रस्त भाग होते हैं उनसे निकल करके ज़मीन पर इकट्ठा हो जाता है और वो जो बिखर जाता है उसके अंदर छोटे पौधे, बीज, परागकण, बीजाणु आदि और जीव परिरक्षित हो जाते हैं और ऐसे अंबर को भी जीवाश्मों के अंदर शामिल किया गया है। ऐसे स्यूडो फॉसिल्स ये जीवाश्म नहीं होते हैं, लेकिन जीवाश्म होने का आभास या भ्रम पैदा करते हैं। जो चट्टान और पादप में प्राणी जैसी संरचना दिखाई देती है जिसे जीवाश्म होने का भ्रम पैदा होता है, इसलिए नकली या कूट जीवाश्म कहलाते हैं। जैसे ये कोई चट्टान है और इसके ऊपर ऐसी लाइनिंग्स दिखाई दे रही है और ऐसे लग रहा है कि कोई जीवाश्म है। इन जीवाश्मों को स्टडी करने की कुछ टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए इन जीवाश्मों को स्टडी किया जा सकता है? एक तकनीक है जिसे तलस्थ महीन परिच्छेद या ग्राउंड थिन सेक्शन के नाम से जानते हैं। इस विधि के अंदर जो भी जीवाश्म होता है उसे उचित साइज के अंदर काट लेते हैं और कटे हुए भाग को 600 कार्बोरेंडम नामक एक स्ट्रिप होती है उसे रगड़ते हैं और रगड़ करके उसे चिकना कर लेते हैं और इसे रेजिन द्वारा स्लाइड के ऊपर चिपका देते हैं और चिपका करके इस चिकनी सतह को स्लाइड की ओर रखते हैं और स्लाइड पर चिपके इस जीवाश्म को इस प्रकार से काटते हैं कि स्लाइड पर पतली परत रह जाती है और जो पतली परत रह जाती है उसका तकनीक महीन परिच्छेद कहलाता है। और इस स्थिति के अंदर सेक्शन पतला होता है, उस पतली परत की जो ऊपरी सतह होती है उसे पुनः 600 कार्बोरेंडम से रगड़ते हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगे और फिर इसका माइक्रोस्कोप से स्टडी कर लेते हैं। इसी प्रकार से एक टेक्निक है जिसे छीलन तकनीक के नाम से जानते हैं या पील या फिल्म टेक्निक के नाम से जानते हैं। ये विशेष रूप से जो अश्मिभूताश्म जीवाश्म होते हैं उनके लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। ऐसे जीवाश्म की सतह को रगड़ करके चिकना करते हैं और बाद में जो खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है उसका जो रासायनिक ईचिंग होता है उससे करते हैं और जो ईचिंग सतह होती है उसे थोड़ी देर बहते पानी के अंदर रखते हैं जिससे कि जो एसिड इकट्ठा हो गया है वो घुल जाता है और इसे हवा में रख करके सुखाते हैं और घिसी हुई जो सतह है उसे नाइट्रोसेलुलोज की पतली परत चढ़ा देते हैं
और हवा के अंदर 6 घंटे तक सुखाने के बाद में जो फिल्म है उसको सावधानी से कन्नाडा बाल्सम हटा करके कन्नाडा बाल्सम से चिपका देते हैं और इससे स्लाइड बन जाती है। और इस स्लाइड का जो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप होता है उससे स्टडी करते हैं। ऐसे तीसरी स्टडी है जिसे माइक्रोटोमी के नाम से जानते हैं। माइक्रोटोमी के अंदर जो जीवाश्म होता है उसे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से और पोटेशियम क्लोरेट KClO3 से डाल करके सॉफ्ट करते हैं और इसके बाद में पैराफिन या सेलोडिन के अंदर एम्बेडेड करके या जमा करके, जिस प्रकार से मोम के अंदर कोई चीज़ रख दें और वो जम जाती है, उसे जमा लेते हैं और छोटे छोटे ब्लॉक बना लेते हैं और इन्हें माइक्रोटोम एक मशीन होती है उसके अंदर रख करके सेक्शन काटते हैं और ये जो सेक्शन होते हैं उनको परमानेंट स्लाइड तैयार कर लेते हैं और इससे जो जीवाश्म होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर इजीली हम कर लेते हैं। ऐसे एक एक्सरे रेडियोग्राफी होती है। ये एक्सरे रेडियोग्राफी ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से हमें डॉक्टर कई बार कहता है कि एक्सरे करा के लाइए अपनी बॉडी का, उसी प्रकार से जो जीवाश्म होते हैं उन जीवाश्म का भी एक्सरे किया जाता है और एक्सरे करने पर जो माइक्रोटोमी हेतु जो खनिज लवण होते हैं दोनों के बाद में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इस प्रकार के जीवाश्म का एक्सरे किया जाता है और एक्सरे करने से जो कोलबॉल्स के अंदर कैल्सीभूत जीवाश्म होते हैं उनको स्टडी करने के अंदर काफ़ी अच्छा ये एक्सरे रेडियोग्राफी रहती है। ऐसे मैस्यूरेशन या मृषणन कोलबॉल्स के अंदर जो जीवाश्म पाए जाते हैं उनके अंदर ज़्यादा ठीक रहता है। इसके लिए जो कोलबॉल्स होता है उसे गर्म तनु नाइट्रिक अम्ल तथा पोटेशियम क्लोराइड के विलयन के अंदर कुछ समय तक रखा जाता है और इसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं और इसके रिजल्टेंट जो कोलबॉल्स होते हैं वो डीले हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और इनसे जो स्पोर्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं या वुड होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और इनसे जल से धो करके स्लाइड पर कन्नाडा बाल्सम से चिपका करके माइक्रोस्कोप से स्टडी कर लेते हैं। ऐसे ही ट्रांसफर टेक्निक, स्थानांतरण तकनीक, इसके जरिए जो संपीड़ाश्म जीवाश्म होते हैं उनका स्टडी की जाती है। इस स्थिति के अंदर जो जीवाश्म होता है उसे चट्टान से अलग कर लेते हैं, रेजिन द्वारा स्लाइड पर स्थानांतरित कर लेते हैं और इसके पश्चात स्लाइड पर रेजिन सहित पिघली हुई जो मोम होती है वो परत बन जाती है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं जिससे जीवाश्म भाग में उपस्थित खनिज पदार्थ होते हैं वे घुल जाते हैं और इसे जल से धो लेते हैं। एल्कोहल द्वारा इसे डिहाइड्रेशन कर लेते हैं जिसे कन्नाडा बाल्सम में लगा करके इसकी स्टडी कर लेते हैं। देन है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर जो जीवाश्म होते हैं उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की पहचान करना होता है। ऐसे जीवाश्मों के अंदर जैसे क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, कैरोटीनॉइड्स है, इनकी प्रेजेंस का एस्टिमेशन किया जाता है। ये जो जीवाश्म को अध्ययन करते हैं इसका कुछ उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना और पूरा वनस्पति के वितरण और विभिन्न समूह की फाइलोजेनी और डेवलपमेंट की प्रमाण इकट्ठे करना और जियोलॉजिकल पीरियड के अंदर किस प्रकार का या पास्ट में किस प्रकार का जलवायु था उसका अनुमान लगाना और कार्बन डेटिंग के आधार पर चट्टानों की एज ज्ञात करना और जो जीवाश्मी ईंधन है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इनकी खोज के लिए भी ये उपयोगी रहते हैं। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से जीवाश्मों के प्रकारों के बारे में बातचीत की और इन जीवाश्मों को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी तकनीक काम में ली जाती है और जीवाश्म की स्टडी करने के क्या महत्व है या क्या उपयोग है उनके बारे में हमने बात की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना काल में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।